वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मई मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा अप्रैल मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का कंप्लीट वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी आप लोग हमारे चैनल पे जाके बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसके साथ ही मार्च मंथ का हमारा कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस वीडियो और कंप्लीट करंट अफेयर्स वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट हैज बीन अनाउंस्ड बाय आरबीआई फॉर गिविंग प्रायोरिटी टू बैंक्स फॉर हेल्थ फैसिलिटीज रिलेटेड टू कोविड। यानी कि कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बैंकों द्वारा प्राथमिकता देने के लिए आरबीआई द्वारा कितनी राशि की घोषणा की गई है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि जो कोविड से संबंधित हेल्थ फैसिलिटीज हैं उसके लिए बैंकों द्वारा प्राथमिकता देने के लिए आरबीआई द्वारा कितनी राशि की घोषणा की गई है। तो ये काफी न्यूज में भी रहा था अभी। 50,000 करोड़ इज द राइट आंसर। तो आरबीआई ने कितनी राशि की घोषणा की है, कितने अमाउंट आरबीआई ने डिक्लेयर किया है, अनाउंस किया है, वो किया है 50,000 करोड़ रुपए। किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। The RBI Governor Shaktikant Das has announced a COVID-19 healthcare package of rupees 50,000 crore. कितना? 50,000 crore for lending to entities such as vaccine maker, medical equipment supplier, hospital and related sector besides the patient in need of funds for treatment. तो ये सही है कि कितना किया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 50,000 करोड़ रुपए दिए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, अनाउंस किए हैं। कितना किया है? 50,000 करोड़ रुपए अनाउंस किए हैं। किस लिए? मेडिकल फैसिलिटी, कोविड से रिलेटेड मेडिकल फैसिलिटी के लिए, हेल्थ फैसिलिटी के लिए। किसको? बैंकों द्वारा प्रायोरिटीज जो दी गई है, प्रायोरिटी टू बैंक फॉर हेल्थ फैसिलिटीज रिलेटेड टू कोविड। तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने उपचार के लिए धन की आवश्यकता वाले रोगियों के अलावा वैक्सीन के जो निर्माता, चिकित्सा या फिर इंस्ट्रूमेंट्स आपूर्तिकर्ता, अस्पतालों से संबंधित क्षेत्रों जैसे संस्थाओं को 50,000 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए कोविड-19 हेल्थ केयर पैकेज की घोषणा की है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए कंटेंट जरूर पढ़ना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आरबीआई ने कितने करोड़ रुपए के कोविड-19 हेल्थ केयर पैकेज की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या होगा? वो होगा 50,000 करोड़ रुपए। 50,000 करोड़ रुपए सही आंसर होगा। तो इसलिए कंटेंट को जरूर पढ़ना है पीडीएफ डाउनलोड करके। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत ने कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण आर्थिक तनाव के बीच आपातकालीन स्वास्थ्य सुरक्षा तक पहुंच के लिए 50,000 करोड़ रुपए की नई ऑन टैप विशेष तरलता सुविधा बैंकों को रेपो दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि The new on-tap special liquidity facility of rupees 50,000 crore will be made available to the banks at the repo rate for access to emergency health security amid the economic stress due to the second wave of COVID-19 in India. तो important points भी मैंने आपको दिए हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में। जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल हो वो उस लैंग्वेज में इन पॉइंट्स को पढ़ सकता है, वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। और बैंक जो है वो इस सुविधा के तहत 31 मार्च 2022 तक ऋण दे सकते हैं। जो कोविड ऋण 3 वर्ष तक के कार्यकाल के लिए प्रदान किया जाएगा और इसका पुनर्भुगतान या फिर मेच्योरिटी या फिर प्राइमरी क्षेत्र के ऋण के रूप में वर्गीकृत भी इसको किया जाएगा। क्या है? The bank can give loans under the facility till March 31st, 2022. This COVID loan will provide for a tenure of up to 3 years and will be classified as a priority sector loan till repayment of maturity. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरूर से पढ़ना है। बात कर लेते हैं आरबीआई की। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर है। ये मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि कौन से हैं। 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और डेप्यूटी गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? आरबीआई के 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। कौन कौन से हैं अभी वर्तमान में? एम.के. जैन, एम. राजेश्वर राव, एम.डी. पात्रा और अभी कौन नए बने हैं? टी रविशंकर राव आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर बने हैं। किसके? रिटायरमेंट के बाद। तो बीपी कानून को जो थे उनकी रिटायरमेंट के बाद अब टी रविशंकर आरबीआई के चौथे नए डेप्यूटी गवर्नर बने हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दोनों ही याद करना है कि कौन बने हैं। तो वो बने हैं टी रविशंकर राव
और किसने अपने पद से रिटायरमेंट लिया है, तो वो लिया है बीपी कानूनगो। इंपॉर्टेंट है दोनों ही पॉइंट से। एस्टैब्लिश 1 अप्रैल 1935 इन कोलकाता। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यानी कि कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे बात हो रही है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी की। तो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है, बैंक की नहीं। तो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी के रूप में महेश बालासुब्रमण्यम, किसको, महेश बालासुब्रमण्यम बने हैं एमडी किसके, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 1 मई को घोषणा की है कि महेश बालासुब्रमण्यम को कंपनी का नया एमडी नियुक्त किया गया है। उन्हें जी मुरलीधर की सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त किया गया है। इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है महेश बालासुब्रमण्यम। और उनसे पहले कौन थे एमडी किसके, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के, वो थे जी मुरलीधर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर से पढ़ना है, इंग्लिश में बोलेंगे। तो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ऑन 1 May अनाउंस इट हैज अपॉइंटेड महेश बालासुब्रमण्यम एज एमडी ऑफ द कंपनी। ही हैज बीन अपॉइंटेड फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ जी मुरलीधर। तो किसके रिटायरमेंट के बाद बने हैं, तो इनसे पहले कौन थे, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो थे जी मुरलीधर। और अब बन गए हैं महेश बालासुब्रमण्यम किसके, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी। The company is in receipt of approval from the Insurance Regulatory Development Authority of India for the appointment of Balasubramaniam. The appointment is for a period of 3 years. Suresh Agrawal has been elevated to MD and CEO of Kotak General Insurance. यानी कि जो कंपनी में महेश बालासुब्रमण्यम की नियुक्ति के लिए भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त किया है कि यह 3 साल की अवधि के लिए है। और सुरेश अग्रवाल को कोटक जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। तो बात किसकी हो रही है, कोटक जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ, वो कौन बने हैं, सुरेश अग्रवाल। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन और बन जाता है कि कोटक जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन बने हैं, वो बने हैं सुरेश अग्रवाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं फिर बोलती हूँ जरूर से पढ़ना है ये सारे पॉइंट्स, वीडियोस को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके, कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये भी हो सकता था कि कोटक जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ कौन बने हैं, वो बने हैं सुरेश अग्रवाल। दोनों ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप दोनों ही तरीके से क्वेश्चन का रिप्लाई तभी कर पाएंगे जब आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ, वो कंटेंट आप पॉज करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। चेयरमैन है उदय कोटक, प्रेसिडेंट है गौरव शाह, और एमडी कौन है, जी मुरलीधर जो है। उनकी जगह पे कौन बन गए हैं नए एमडी, जो मैंने आपको बताया है प्रीवियस क्वेश्चन में, वो बन गए हैं महेश बालासुब्रमण्यम। तो महेश बालासुब्रमण्यम बन गए हैं किसकी जगह पे, जी मुरलीधर की जगह पे एमडी बन गए हैं महेश बालासुब्रमण्यम। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ कि कौन बने हैं, वो बने हैं महेश बालासुब्रमण्यम। जो क्वेश्चन में डिस्कस हुआ है, इनका नाम है महेश बालासुब्रमण्यम, बने हैं एमडी। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसका, कोटक महिंद्रा बैंक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी करोड़ फाइन्स हैज द आरबीआई इम्पोज्ड ऑन आईसीआईसी बैंक। यानी कि आईसीआईसी बैंक पर आरबीआई ने कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आईसीआईसी बैंक पर आरबीआई ने 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कितना लगाया है, 3 करोड़ रुपए का। तो क्यों लगाया है, तो आरबीआई हैज इम्पोज्ड ए मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 3 करोड़ ऑन आईसीआईसी बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद इट्स डायरेक्शन in the matter of shifting of securities from one category to another। यानी कि आरबीआई ने प्रतिभूतियों के एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में अपने निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए आईसीआईसी बैंक पर 3 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। कितना लगाया है, 3 करोड़ रुपए का लगाया है। और तो क्यों लगाया है, तो आईसीआईसी बैंक में मैंने आपको बताया है कि एक जो अपनी प्रतिभूतियां हैं उनको एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के लिए आईसीआईसी बैंक पर 3 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। The monetary penalty has been imposed on the bank for
contravention of certain directions contained in its master circular of prudential norms for classification, valuation and operations of investment पोर्टफोलियो बाय बैंक्स, यानी कि बैंक पर यह मौद्रिक जुर्माना बैंक द्वारा वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो के लिए प्रूडेंशियल नॉर्म्स पर अपने मास्टर सर्कुलर में संचालन के निहित दिशा निर्देशों का उल्लंघन के लिए लगाया गया है। किसने लगाया गया है? तो जो मॉनेटरी पॉलिटी है इस पे इम्पोज द बैंक कंट्रीब्यूशन द प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन एंड ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बाय बैंक्स। तो इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना आरबीआई ने कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, किस पर? आईसीआईसी बैंक पर। तो लगाया है 3 करोड़ रुपए का। आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। सीईओ एमडी सीईओ है संदीप बख्शी। टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who has been nominated as the 4th Deputy Governor of RBI, यानी कि आरबीआई के चौथे डेप्यूटी गवर्नर के रूप में किसे नामित किया गया है? अभी मैंने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि आरबीआई के चौथे गवर्नर के रूप में किसे नामित किया गया है? टी रविशंकर इज द राइट आंसर। टी रविशंकर बने हैं आरबीआई के चौथे डेप्यूटी गवर्नर। वो किस स्थान पे आए हैं? वो बीपी कानूनगो की जगह उन्होंने ली है। बीपी कानूनगो अपने पद से रिटायर हुए हैं। तो आरबीआई के कार्यकारी डायरेक्टर टी रविशंकर को केंद्रीय बैंक के चौथे डेप्यूटी गवर्नर के रूप में नामित किया गया है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये है टी रविशंकर। और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टी रविशंकर हैज बीन नेम्ड एज द 4th डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक। द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड हिज अपॉइंटमेंट। He is in charge of payment system, fintech, information technology and risk management at the RBI, यानी कि वो आरबीआई में भुगतान प्रणाली, फिनटेक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जोखिम प्रबंधन के प्रभारी भी हैं। और वह बीपी कानूनगो जो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर थे चौथे, बीपी कानूनगो का स्थान लेंगे, जो अपने पद पर 1 साल का विस्तार पाने के बाद 2 अप्रैल को रिटायर हो गए हैं। यानी कि he succeeds BP Kanungo as the deputy governor who retired on 2nd of April after getting a 1-year extension in his position. नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एलआईसी रैंक अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली, यानी कि विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में एलआईसी की रैंक क्या है? तो एलआईसी ने अभी एक रैंक हासिल की है। किस लेवल पे ये रैंक है? तो ये रैंक जो एलआईसी को मिली है द मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड्स ग्लोबली, तो विश्व स्तर पर ये रैंक मिली है। ये कौन सी रैंक है? 10वीं 10th रैंक पे है एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सबसे मूल्यवान मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड में 10th रैंक मिली है ग्लोबली। किसको? एलआईसी को। 2021 के लिए ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 की रिपोर्ट में राज्य के स्वामित्व वाली बीमा कंपनी यानी कि जीवन बीमा निगम एलआईसी वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभरी है। अगर मजबूत पूछा जाएगा तो तीसरी सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में उभरी है क्या? एलआईसी, यानी कि थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट में अगर पूछा जाए तो वो होगा थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली एलआईसी। ठीक है, यानी कि द स्टेट ओन इंश्योरेंस बेहेमोथ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हैज इमर्ज्ड एज द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द 10th मोस्ट वैल्यूएबल। दोनों ही रैंक अलग अलग है। स्ट्रॉन्गेस्ट अगर पूछा जाए ग्लोबली तो एलआईसी को उसमें 3rd रैंक मिली है, और मोस्ट वैल्यूएबल में पूछा जाए तो एलआईसी को उसमें 10th रैंक मिली है ग्लोबली। ठीक है, इन ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट फॉर 2021। 2021 में ब्रांड फाइनेंस 100 रिपोर्ट जो है, यानी कि 2021 के लिए ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस जो 100 की रिपोर्ट में एलआईसी को 3rd नंबर पे जो थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द 10th मोस्ट वैल्यूएबल रैंक मिली है। द एनुअल रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय लंदन बेस्ड ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस टू आइडेंटिफाई द मोस्ट वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली, यानी कि जो वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान और मजबूत बीमा ब्रांडों की पहचान करने के लिए लंदन स्थित ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस द्वारा वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है।
इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अदर रैंक देख लेते हैं। तो एलआईसी की रैंक इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देखना है। एलआईसी की रैंक है मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन इंश्योरेंस ब्रांड। एलआईसी की कितनी है? 10th रैंक है वैल्यूएबल, और स्ट्रॉन्गेस्ट में एलआईसी की 3rd रैंक है। अब देखते हैं अदर ब्रांड्स की। तो यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड कौन सा बना है? वो बना है पिंग एंड इंश्योरेंस, जो चाइना का है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस ग्लोबली रिपोर्ट में जो टॉप पे जिसको 1st रैंक मिली है, वो मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड कौन सा है? वो है पिंग एंड इंश्योरेंस, जो चाइना का है। और स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करते हैं, तो स्ट्रॉन्गेस्ट में जो 1st रैंक मिली है, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली, तो कौन है वो ब्रांड है? वो है पोस्टे इटालियन इटली, यानी इटली का ब्रांड है ये। तो वीडियो को पॉज करके पीडीएफ डाउनलोड करके ये कंटेंट जरूर देखना होता है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड रैंक 1 भी पूछा जा सकता है, या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट में भी रैंक 1 पूछा जा सकता है। तो दोनों ही ये देख के जाने हैं। और इंडिया से भी एलआईसी की इसमें रैंक पूछी जा सकती है, दोनों ही तरीके से, वैल्यूएबल भी और स्ट्रॉन्गेस्ट भी। तो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसको जरूर पढ़ना है, क्योंकि जैसे ही कोविड पैंडेमिक जो है ये खत्म होगा, ये इजीली खत्म हो जाए, भगवान से प्रेयर करते हैं, और इसके बाद ही आपका एग्जाम सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तब तक आप अपने घर में सेफ रहिए और अपने को ख्याल भी रखिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि इसके जस्ट बाद ही एग्जाम सीजन स्टार्ट हो जाएगा। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, खुद को सेफ रख के। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which bank has signed a memorandum of understanding with BSNL to provide uninterrupted telecom services to the bank? यानी कि किस बैंक ने बैंक को निर्बाध दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए बीएसएनएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस बैंक ने किए हैं? वो किए हैं इंडियन बैंक ने। इंडियन बैंक इज द राइट आंसर। तो इंडियन बैंक ने प्रतिस्पर्धी बाजार दरों पर इंडियन बैंक को निर्बाध दूर संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए बीएसएनएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मतलब यह है कि टेलको सामान्य से कम बाजार दर के लिए बैंक को अपनी सेवाएं दे रहा है। यानी कि इंडियन बैंक साइंड ए एमओयू विद बीएसएनएल टू प्रोवाइड सीमलेस टेलीकॉम सर्विसेज टू द इंडियन बैंक एट कॉम्पिटिटिव मार्केट रेट्स। दिस मीन्स द टेलको माइट बी availing its services to the bank for a lower market rate than usual। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आप लोगों को दिए हैं, जरूर पढ़ने हैं। जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट से भी पूछे जा सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। बात कर लेते हैं इंडियन बैंक की। तो इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में, और इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? पद्मजा चुंदुरु जो है वो इंडियन बैंक की सीईओ है। और टैगलाइन है इसका, योर ओन बैंक बैंकिंग दैट्स ट्वाइस एज गुड। क्या है इसका टैगलाइन? योर ओन बैंक बैंकिंग दैट्स ट्वाइस एज गुड, इंडियन बैंक का टैगलाइन है। बीएसएनएल की बात करते हैं तो चेयरमैन एंड एमडी है प्रवीण कुमार पुरवाल, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SIDBI has launched 2 loan products for MSME. In which of the following year was SIDBI established? यानी कि सिडबी ने एमएसएमई के लिए 2 ऋण उत्पाद लॉन्च किए हैं, और निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिडबी की स्थापना की गई है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सिडबी ने अभी हाल ही में एमएसएमई के लिए फर्स्ट ये लाइन कंप्लीट हो गई कि 2 ऋण प्रोजेक्ट, 2 लोन प्रोजेक्ट जो है, प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किए हैं। किसने? सिडबी ने। किसके लिए किए हैं? एमएसएमई के लिए किए हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सिडबी की स्थापना कब की गई थी? तो सिडबी की स्थापना की गई थी 1990 में। 1990 में सिडबी की स्थापना की गई थी। तो सिडबी ने, यानी कि सिडबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में आवश्यक वित्तीय सहायता के लिए एमएसएमई के लिए 2 ऋण उत्पाद लॉन्च किए हैं। यानी कि द सिडबी हैज लॉन्च्ड 2 लोन प्रोडक्ट्स फॉर एमएसएमई टू हेल्प देम with the required financial support in the fight against the COVID-19 pandemic. These 2 new quick credit delivery schemes will facilitate funding for production and services related to the supply of oxygen cylinder, oxygen concentrator, oximeters and essential drugs for MSME.
कि दो नए त्वरित ऋण उत्पाद जो योजनाएं हैं एमएसएमई द्वारा, ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन सांद्रता और अदर जो फाइनेंशियल पोर्शन की सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएंगी इस दो प्रोडक्ट के अंडर में। कौन कौन से हैं ये? तो पहले का नाम है सहवास, SHWAS। सहवास जो है वो कोविड-19 की दूसरी लहर के खिलाफ युद्ध में हेल्थ केयर क्षेत्र को सिडबी की एक सहायता है। किन लोगों के लिए है? तो हेल्थ केयर के जो फील्ड है उसमें जो सिडबी की सहायता है उसको है, उसका नाम है सहवास। और आरोग्य जो है वो कोविड-19 महामारी के दौरान पुनः प्राप्ति और ऑर्गेनिक विकास के लिए एमएसएमई को सिडबी की सहायता है। फर्स्ट की बात करें सहवास की, जो सहवास असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वॉर अगेंस्ट सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। सेकेंड है आरोग्य is the SIDBI assistant to MSME for recovery and organic growth during COVID-19 pandemic। तो इम्पोर्टेंट है कि कौन से दो प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं सिडबी ने, वो किए हैं सहवास और आरोग्य। और किस किस फील्ड के लिए किए? एमएसएमई के लिए लॉन्च किए हैं पहली बात। और किस फील्ड के लिए किए हैं? तो फर्स्ट वाला किया है जो वो है हेल्थ केयर फील्ड के लिए, और सेकेंड है ऑर्गेनिक विकास के लिए, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट के लिए एमएसएमई के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों ही कि क्यों लॉन्च किए हैं। क्वेश्चन इन प्रोडक्ट का नाम भी आ सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि किसने लॉन्च किए हैं और किसके लिए लॉन्च किए हैं। तो ये सिडबी ने लॉन्च किए हैं, एमएसएमई के लिए लॉन्च किए हैं। ठीक है, द स्कीम आर डिवाइज्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया which facilitates funding for production and services related to the supply of oxygen cylinder, oxygen concentrator, oximeter and essential drugs। यह योजना भारत सरकार के मार्गदर्शन में तैयार की गई है जो ऑक्सीजन सिलेंडरों, ऑक्सीजन सांद्रता और ऑक्सीमीटर और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति से संबंधित प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए धन की सुविधा प्रदान करती है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे सिडबी की। सिडबी के सीएमडी कौन है? एस रमन जो है वो उसके सिडबी के सीएमडी है। और सिडबी सेटअप ऑन 2 अप्रैल 1990। हाँ, मैंने खाली ईयर डिस्कस किया था, डेट डिस्कस नहीं की थी, डेट एंड मंथ्स। तो सिडबी सेटअप कब इसकी स्थापना की गई थी? 2 अप्रैल 1990। और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे लोग मुंबई में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, लेकिन सिडबी का कहाँ पे है? लखनऊ में। और मैंने बहुत बार बताया है कि IRDAI का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में, वो भी मुंबई में नहीं है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिडबी का लखनऊ और उसका IRDAI का है हैदराबाद। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been reappointed as the MD and CEO of Axis Bank? यानी कि एक्सिस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? अमिताभ चौधरी। अभी भी मैंने अपने बताया था कुछ वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में, कि अमिताभ चौधरी ही है एक्सिस बैंक के MD CEO। तो फिर अगेन उनको रीअपॉइंट किया गया है एक्सिस बैंक के MD और CEO के रूप में। तो अमिताभ चौधरी इज द राइट आंसर। ये है अमिताभ चौधरी इस पिक्चर में। तो अमिताभ चौधरी को बैंक बोर्ड द्वारा 3 अधिक वर्षों के लिए प्राइवेट सेक्टर के ऋणदाता एक्सिस बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। उनका दूसरा 3 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा। तो उनका जो कार्यकाल होगा वो कब से शुरू होगा? 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा। यानी कि अमिताभ चौधरी हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द MD and CEO of the private sector lender Axis Bank for 3 more years by the bank board. His second 3-year term will be begin with effect from January 1st, 2022 up to December 31st, 2024। 3 साल के लिए है, 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक। किनका? अमिताभ चौधरी हैं जो रीअपॉइंट हुए हैं MD and CEO ऑफ एक्सिस बैंक। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने देखने हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इंपॉर्टेंट है। फिर से बोलती हूँ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। तो हेडक्वार्टर है मुंबई एंड फाउंडेड इन 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bank has launched merchant stack digital and contactless banking platform for retail merchants? यानी कि किस बैंक ने खुदरा व्यापारियों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने किया है? अभी ये किया है ICICI बैंक ने। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है?
विच बैंक, किस बैंक ने किया है? मर्चेंट स्टैक, किसके लिए? अ डिजिटल एंड कॉन्टेक्टलेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर रिटेल मर्चेंट्स, रिटेल मर्चेंट्स के लिए मर्चेंट स्टैक जो है वो डिजिटल एंड कॉन्टेक्टलेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, ये आईसीआईसी बैंक ने लॉन्च किया है। The ICICI Bank has announced the launch of digital and contactless banking platform especially for retail merchants. What is the name of this? What is the name of this digital and contactless banking platform? इसका नाम है मर्चेंट स्टैक। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्या नाम है? इसका नाम है मर्चेंट स्टैक, इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है मर्चेंट स्टैक। द सर्विस कॉल्ड मर्चेंट स्टैक, इस सर्विस का नाम क्या है? मर्चेंट स्टैक इज टारगेटेड एट द ओवर 2 करोड़ रिटेल मर्चेंट्स इन द कंट्री, covering groceries, supermarkets, large retail store chains, online business and large e-commerce firms। यानी कि मर्चेंट स्टैक नामक यह सेवा देश में 2 करोड़ से अधिक रिटेल जो वाले हैं, सॉरी खुदरा व्यापारी हिंदी में बोलेंगे, इनको लक्षित करती है, जिसमें ग्रोसरी, सुपरमार्केट, बड़े रिटेल स्टोर चेन, ऑनलाइन व्यवसाय और बड़ी ई कॉमर्स फर्मों को शामिल किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है कि मर्चेंट स्टैक किसने लॉन्च किया है? तो मर्चेंट स्टैक जो सर्विस है वो लॉन्च की है आईसीआईसी बैंक ने। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, इनको जरूर देखना है, ये पॉइंट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में जिसको जो सुटेबल है उसमें इनको जरूर पढ़ना है। बात करते हैं आईसीआईसी बैंक की, तो सीईओ है संदीप बख्शी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। फाउंडर कौन है आईसीआईसी बैंक का? ये इंपॉर्टेंट है कि फाउंडर कौन है। फाउंडर मतलब जो आईसीआईसी बैंक की जो फाउंडर जो संस्थापक हैं वो कौन है? वो है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म भी बन जाता है यहाँ से आईसीआईसी का, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द फाउंडर एंड फाउंडेड इन जून 1994 इन वडोदरा। कब इसकी स्थापना की गई थी आईसीआईसी बैंक की? तो जून 1994 में इसकी स्थापना की गई थी, किसकी? आईसीआईसी बैंक की। तो फ्रेंड्स, मैं जो आपको वीडियो में कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन के साथ साथ कंटेंट से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे भी। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके कंटेंट को अच्छे से पढ़िए, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल का नाम ओरली अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएं, जिससे वो लोग अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर पाए और हमें भी अपने कंटेंट को और बेहतर करने में मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि जैसे ही कोरोना पैंडेमिक खत्म होगा, आपका एग्जाम सीजन शुरू होगा और जल्दी से जल्दी ये अपने कोरोना जो पैंडेमिक है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट और हम लोग इसके लिए बहुत लड़ाई कर रहे हैं। तो जीतेगा भारत और हारेगा कोरोना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज इमर्ज्ड एज द टॉप अरेंजर ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड डील्स इन 2020-21, यानी कि 2020-21 में कौन सा बैंक कॉर्पोरेट बॉन्ड सौदों के शीर्ष व्यवस्थाकर्ता के रूप में उभरा है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि कौन सा बैंक, विच बैंक हैज इमर्ज्ड एज द टॉप अरेंजर ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड डील्स इन फाइनेंशियल ईयर 2021? तो कौन सा बैंक है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक इज द राइट आंसर। तो एचडीएफसी बैंक हैज इमर्ज्ड एज द टॉप अरेंजर ऑफ द कॉर्पोरेट बॉन्ड डील्स इन फाइनेंशियल ईयर 2021. Axis Bank came in second while ICICI Bank third. However, for the last quarter of financial year 2021, January to March 2021, Axis Bank was the top arranger of corporate bond deals while HDFC was second in the last quarter. यानी कि एचडीएफसी बैंक में कॉर्पोरेट बॉन्ड सौदों की शीर्ष व्यवस्थाकर्ता के रूप में उभरा है, और दूसरे स्थान पर एक्सिस बैंक, जबकि आईसीआईसी बैंक तीसरे स्थान पर रहा है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2021 की आखिरी तिमाही अर्थात जनवरी से मार्च 2021 के लिए एक्सिस बैंक कॉर्पोरेट बॉन्ड सौदों का शीर्ष व्यवस्था करता था, जबकि एचडीएफसी अंतिम तिमाही में दूसरे स्थान पर था। एक्सिस बैंक मैनेज 16 डील्स वर्थ रुपीज 106.6 बिलियन, while HDFC Bank has 19 deals worth around rupees 70.4 billion rupees. एचडीएफसी बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, एमडी सीईओ शशिधर जगदीशन, सक्सीड्स आदित्यपुरी, एंड टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड हैज स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन विद डैश, यानी कि शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने डैश से अपना परिचालन शुरू किया है। तो क्या है सही डेट इसकी? अप्रैल 26, 2021। क्या है?
अप्रैल 26, 2021। तो यूपी में जो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 26 अप्रैल 2021 से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अपना परिचालन शुरू किया है। तो मैंने ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस में अपने डिस्कस किया था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा बना है, वो बना है शिवालिक शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो शिवालिक मर्केंटाइल कॉर्पोरेशन बैंक जो है वो बन गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक। और कब से? तो इसने अपना काम शुरू किया है, परिचालन शुरू किया है, ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं। कब से किया है? तो 26 अप्रैल 2021 से। 26 अप्रैल 2021 से किसने? शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक ने। अब वो जो बन चुका है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। कहाँ का है ये बैंक? उत्तर प्रदेश का। इसका हेड ऑफिस है सहारनपुर, जैसा इसके लोगो में मेंशन है सहारनपुर, और इसका हेडक्वार्टर है सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। यानी कि द यूपी बेस्ड शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड commenced operations as a small finance bank with effects from April 26, 2021. It must be remembered that the Shivalik Mercantile Cooperative Bank (SMCB) is the first urban cooperative bank in India to receive license from RBI to operate as a small finance bank. जैसे ही मैंने आपको बताया था कि अभी प्रीवियस मैंने अपने स्टेप्स में बताया था कि जो पहला इंडिया का ये पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है, कौन सा? जो शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक था, द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये पहला ऐसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था जिसने आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त किया है। किसके लिए? तो एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है पहला मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। जो पहला कोऑपरेटिव बैंक है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, ऐसा इंडिया का पहला कोऑपरेटिव बैंक है जिसने आरबीआई से स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में लाइसेंस प्राप्त किया है। आई रिपीट कि शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पहला ऐसा शहरी सहकारी बैंक है, यानी कि कोऑपरेटिव बैंक है, जिसने भारत में एक एसएफबी स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त किया है। स्टैटिक बैंकिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को जरूर पढ़ना है कि पहला ऐसा कौन सा कोऑपरेटिव बैंक है जिसने आरबीआई से स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है, वो है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। तो शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के जो परिचालन क्षेत्र हैं, जिसके ऑपरेशंस एरिया हैं, वो कहाँ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में है। एंड द बैंक हैज रिसीव्ड द लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई अंडर सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ अ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया। बात कर लेते हैं शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो इसके एमडी सीईओ कौन है? सुवीर कुमार गुप्ता, और इसका हेडक्वार्टर मैंने बताया था सहारनपुर उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये किससे बना है? शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक बन चुका है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक पहला कोऑपरेटिव बैंक है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, और इसने अपने ऑपरेशन 26 अप्रैल 2021 से स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट। देखिए कितने ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं कंटेंट से, तो कंटेंट जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज जॉइन्ड एज ए मेंबर ऑफ द सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग इन द फाइनेंशियल सिस्टम्स एनजीएफएस इन द ईयर इन विच ईयर वॉज एनजीएफएस लॉन्च्ड। यानी कि आरबीआई सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम के सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। एनजीएफएस किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म जान लेते हैं एनजीएफएस की। एनजीएफएस की फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। क्या है? नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम है फुल फॉर्म किसकी? एनजीएफएस की। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आरबीआई सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, आरबीआई सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स एनजीएफएस के सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। और एनजीएफएस की किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2017 में। तो आरबीआई एज सेंट्रल बैंक जो है इसके मेंबर के रूप में शामिल हुआ है किसके? एनजीएफएस के। एनजीएफएस नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम का ग्रीनिंग नेटवर्क है एनजीएफएस।
तो आरबीआई हैज जॉइंड द सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स एनजीएफएस एज ए मेंबर, यानी कि नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। आरबीआई सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर द ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। द सेंट्रल बैंक जॉइंड द एनजीएफएस ऑन अप्रैल 23, 2021। ग्रीन फाइनेंस एज्यूम्ड सिग्निफिकेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। 23 अप्रैल 2021 को केंद्रीय बैंक एनजीएफएस में शामिल हो गया है और हरित वित्त ने जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में महत्व ग्रहण भी किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको दिए हैं इसके रिगार्डिंग, आप इनको जरूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनजीएफएस की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 12 दिसंबर 2017 में, कब? 12 दिसंबर 2017 को पेरिस वन प्लैनेट समिट में की गई थी। और एनजीएफएस केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षक का समूह है, यानी कि एनजीएफएस इज अ ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स विलिंग टू शेयर द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट इन द फाइनेंशियल सेक्टर while mobilizing mainstream finance to support the transition towards a sustainable economy। तो ये इसकी शुरुआत कब की गई थी? 12 दिसंबर 2017, 2017। इंपॉर्टेंट है ये डेट, कब शुरू की गई थी? 12 दिसंबर 2017 को। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्कलेज एस्टिमेट इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-22 एस, यानी कि बार्कलेज ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितने परसेंट लगाया है? 10% लगाया है। मैंने आपको एक बार फिर बोलती हूँ कि जो भी जीडीपी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो जीडीपी डिक्लेयर करती हैं, जीडीपी बताती हैं, ये टाइम पे अपने जीडीपी चेंज करती रहती हैं। तो इसलिए जो रेटिंग्स जो रेटिंग एजेंसी है वो टाइम पे रेटिंग्स चेंज करती हैं, जीडीपी परसेंटेज चेंज करती हैं। तो जब भी आप लोग एग्जाम देने जाएं, मेरा करंट वीडियो देख के जरूर जाएं, क्योंकि करंट ही एग्जाम्स में पूछा जाता है। अभी ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि जीडीपी ग्रोथ अभी जो कोरोना पैंडेमिक है इसके चलते काफी ऑर्गेनाइजेशन रेटिंग एजेंसीज ने डाउन किया है, इसलिए अभी बार्कलेज की बात कर लेते हैं। अदर्स मैंने नहीं लिए हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने ये ले लिया है क्वेश्चन। तो बार्कलेज ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? 10% लगाया है। किसने? बार्कलेज ने। तो यूके बेस्ड ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज हैज कट इंडियाज जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 10% फ्रॉम इट्स अर्लियर एस्टिमेट ऑफ 11%। देखिए इसने भी घटा के कितना कर दिया है? 10% कर दिया है। कितने से? 11% से। इंपॉर्टेंट है इसलिए लिया है, अदर नहीं लिया है, लेकिन जब भी एग्जाम्स हो करंट वीडियो देख के जरूर जाना है, उसी से क्वेश्चन आता है। तो इसके अलावा बार्कलेज ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में अर्थव्यवस्था के 7.6% के संकुचन का भी अनुमान लगाया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, बार्कलेज हैज एस्टिमेटेड द इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 7.6% इन फाइनेंशियल ईयर 2021। तो इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने लिया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है और हेल्पफुल लगती है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग बिल्कुल भी वीडियो शेयर नहीं करते हैं, चैनल का नाम नहीं बताते हैं, आप लोग जरूर बताइए और हमारे चैनल के बारे में अदर स्टूडेंट को अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएं और हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए मोटिवेट होते रहें। और इस कोरोना पैंडेमिक में पढ़ते रहिए, बी सेफ और अपनी फैमिली को भी सेफ करिए, अपने घर को भी सेफ करिए, खुद को भी सेफ करिए और बाहर बिल्कुल भी निकलें। जल्दी कोरोना पैंडेमिक खत्म होने के बाद एग्जाम सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तब तक के लिए अपने आप को सेफ रखिए। और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स और अदर इम्पोर्टेंट जो वीडियोस हमारे चैनल पे आते हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।